Hello guys, welcoming you all once again on India's largest learning platform Unacademy और आप सभी हैं लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन पे जहां पे आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज आपके सामने लेके आया स्ट्रेटजीज फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ CDS 2 2021 2021 CDS 2 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होने चाहिए, आप कैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे, ये सारी की सारी बातें एक इस सिंगल वीडियो में। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है रवि सिंह और मैं पिछले 7 सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ। वेरियस स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, खासकर डिफेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई भी किया। आई एम प्लस एजुकेटेड ऑन अनअकैडमी and I have also cleared many of the examination like UPSC, CAPF, UPPSC, RAS, SSC, CGL, UPSI, Delhi Police and many more examination. So ज्यादा अपने बारे में बातें ना करते हुए मैं बात करूंगा किसकी, भारतीय सेना की, जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है भारतीय सेना। भाई लाखों हिंदुस्तानी लाखों हिंदुस्तानी भारतीय सेना का सम्मान करते हैं और वन ऑफ द प्रीसियस आर्म फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन सोल्जर, एज एन ऑफिसर। सो आज हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स की जिनकी संख्या लाखों में होती है हर साल they are competing to get selected in the various fields of the Indian armies like Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, etc. through the various examination like ADS, CDS, FCAT, CAPF, etc. So guys, ये जो वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों के लिए एक सिंगल वीडियो में आप सभी लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। और आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके इस वीडियो के बाद भी क्या-क्या कमेंट्स हैं, क्या-क्या वीडियोस हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ में मैंने देखा है, क्या होता है वो फॉर्म फिल करते समय बड़े ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत दम के साथ फॉर्म फिल सीना चौड़ा कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि आई विल बी गॉटिंग द आई शुड गॉट दिस पोस्ट, मुझे ये पोस्ट चाहिए, आई वांट दिस। और फॉर्म फिल करते समय उनका जोश होता है और धीरे-धीरे वो फॉर्म फिल करने के बाद में एग्ज़ाम प्रोसेस की तरफ किताबों को लेकर कोचिंग सेंटर्स की लाइन काटते काटते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को देखते हैं, यूट्यूब सेशंस देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, किताबें कौन-सी पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर कौन-कौन से पढ़ने चाहिए, सारी चीज़ें बनाते हैं। स्ट्रैटेजीज़ बना लेते हैं। 1-1 साल के चार्ट पेपर के ऊपर टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपका लेते हैं। लेकिन होता क्या है? वो चार्ट्स वो वो चार्ट्स वो जो चार्ट्स बनाए हैं, वो जो टाइम टेबल्स बनाए गए हैं, वो सारे के सारे टाइम टेबल्स, वो सारे के सारे चार्ट्स धरे के धरे रह जाते हैं। आपकी जो स्ट्रेटजीज़ आपने जो स्टार्टिंग में अपनाई है, मैक्सिमम फॉर 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए चलती है। 1 महीने तक आप कंटीन्यूअसली प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। फिर 1 महीने में आपको लगता है कि आई हैव कंप्लीटेड इनफ फॉर माय एग्जामिनेशन। आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, अब इससे बाहर कुछ भी नहीं जानना। और कुछ एजुकेटर्स, कुछ टीचर्स भी आपको ऐसा भरोसा दिलाने लगते हैं कि दिस इज़ इनफ फॉर यू, अब बस करें, अब बस करें। तो पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये निकाल देना, अब बस, बहुत हो गया, बहुत तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सीडीएस का एग्ज़ाम, सीएपीएफ का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराती है? यूपीएससी कंडक्ट कराती है और यूपीएससी कभी भी एग्जाम्स के अंदर ढिलाई नहीं देती है। टॉप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को लाती है जो कि टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जो कि टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा लगता है जीएस पढ़ना शुरू करते हैं और उनको ये लगने लगता है कि वो 70 टू 80% वो क्या है,
जीएस को सॉल्व कर जाएंगे। तो बच्चों ये आपका सपना है, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। इस भ्रम से बाहर आइए। अगर आपने जीएस के अंदर 40 टू 50% क्वेश्चन भी सेट कर लिए, 40 से 50% क्वेश्चन भी सही कर गए आप, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन कब? जब मैथ्स और इंग्लिश में भी आपका कोर्स अच्छा होगा, आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी होंगी। अब कुछ बच्चों के सवाल क्या होते हैं कि सर जीएस में क्या पढ़े, इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना वाइड सिलेबस है, कैसे पढ़े, क्या करें, कैसे खत्म करें? अब क्या होता है, तरह तरह के जिनके पास भी आप जाओगे बोलेंगे 6 टू 12 की एनसीईआरटी खत्म कर लो, 6 टू 12 की एनसीईआरटी पढ़ डालो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, उनसे क्या करो, नोट्स बनाओ। भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर्स उठाओगे, करंट अफेयर्स का ही इतना बड़ा वाइड सिलेबस है कि उसको कवर अप करना बहुत ईज़ी नहीं है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। 6 टू 12 के अलावा बहुत सारी बुक्स आपको बता दी जाती है, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, 6 टू 12 एनसीईआरटी पढ़ लो। इसके अलावा इसके अलावा क्या है? ज्योग्राफी की वेरियस बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स, उनको बताया जाएगा, साइंस की किताबें पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो इतनी सारी बुक्स हैं, क्या आप उन सबको पढ़ सकते हैं? 5 साल का, 6 साल का सिलेबस क्या आप 1 घंटे में, 1 महीने में या 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहली चीज़ आज आपको मैं बता दूँ, फॉर क्रैकिंग द सीडीएस हर साल हर साल डे बाय डे जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट, एक डेटम रखा है, जो कि कट ऑफ्स है। 2019 में सीडीएस 1 में जो कट ऑफ थी 116 थी, सीडीएस 2 में 113 4 थी, सीडीएस 2 के लिए 2020 में ये 135 से 140 चली गई, और सीडीएस 1 2021 के लिए ये 145 से 150 है आईएमए ज्वाइन करने के लिए। ओटीए के लिए 105 से 110, एएफए के लिए 135 टू 140, 150 टू 155 2021 में, 105 से 140 45 पहुंच चुकी है, 78 से 105 और 110 पहुंच चुकी है। तो पहली चीज, अगर किसी को लगता है कि मुझे सिर्फ ओटीए ही ज्वाइन करनी है, ओटीए ही ज्वाइन करनी है, तो बच्चे आप कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकते। हमेशा आप जब भी आपके प्रेफरेंस दें, जब आप अपने प्रेफरेंस भरते हैं, तो हमेशा इसी सीरीज में भरें। टॉप पे प्रायोरिटी आपकी आईएमए होनी चाहिए, और आपका जो टारगेट होना चाहिए, your target should be IMA. Your target should be IMA. You have to try for the 160 benchmark. You have to 160 प्लस benchmark. आपको 160 प्लस का बेंचमार्क लेके चलना है। जब आप आईएमए का लेके चलेंगे, तो भाई ओटीए नहीं, आईएमए तो ओटीए तो आपको मिल ही जाना है, कैसे भी करके मिल ही जाना है। बट यू हैव टू ड्रीम फॉर द बेस्ट, नॉट फॉर द लास्ट। यू हैव टू ड्रीम फॉर द बेस्ट, नॉट फॉर द लास्ट। अंतिम के लिए नहीं, टॉप के लिए। कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना अपने ड्रीम्स के साथ में। आपका ड्रीम होना चाहिए, आई शुड हैव टू एंटर इन आईएमए, आई हैव टू सिक्योर अ सीट इन आईएमए। उसके बाद ही आप क्या है, ओटीए, एएफए, आईएनए वगैरह को भी क्रैक कर सकते हैं। तो आपका ड्रीम हाई होना चाहिए, आपका ड्रीम फर्स्ट ऑफ थिंग, ड्रीम हाई होना चाहिए। और हमेशा याद रखना कि 10 प्लस 10 मार्क्स, हमेशा 10 मार्क्स को प्लस करके चले। जो भी लास्ट ईयर की कट ऑफ है उससे 10 ज्यादा लेके चले। बोला जा रहा है कि भाई सीडीएस 2 में सीडीएस 1 की जो कट ऑफ होगी थोड़ी सी नीचे आएगी, लेकिन कभी भी लो जाने की कोशिश मत करके, कंटिन्यूअसली हर साल जो है कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो आपको और प्रिपेयर होना है, 10 मार्क का ग्रेस लेके चलना है कि मुझे 150 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, तो इस बार 160 मुझे गेट ही करना है हर हालत में। और 160 आप ले आए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता कहीं से भी। दूसरी चीज, नंबर 2, भाई आप क्या करते, एक टाइम टेबल बना लेते, अब फॉलो होगा टाइम टेबल, और मैं लाऊंगा 95%। ऐसा आप में से बहुत सारे बच्चे समझते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो करते होंगे कि भैया आज तो मुझे उस फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा बताया है, इस टाइम टेबल को फॉलो करने से मुझे 95% मार्क्स मिलने ही मिलने हैं।
एकेडमिक ईयर्स में भी आप लोग ऐसा करते होंगे, एकेडमिक्स में भी करते होंगे, कंपटीशन में भी आके आप करते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप टाइम टेबल चार्ट पे बनता है लेकिन फॉलो नहीं कर पाते, फॉलो नहीं कर पाते। मैं आज वो भी बताऊँगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है और कैसे उसको फॉलो करना है, पहली चीज़। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी, दैट इज़ द मेजर की ऑफ योर सक्सेस, मेजर की फॉर योर सक्सेस। आपकी सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? आपकी कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी होती क्या है? सर कंसिस्टेंसी होती क्या है? भाई कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप 1 दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, आपने 10 दिन तक 10 घंटे लगातार पढ़ा। रोज़ 10 घंटे 10 दिन तक पढ़ रहे। उसके बाद आपने क्या किया 10 दिन के बाद ये क्या हुआ ये 6 घंटे पे आ गया। फिर अगले 10 दिनों में ये 4 घंटे आ गया। उसके 10 घंटे के बाद 1 घंटा बचा फिर उसके 10 घंटे के बाद अगले 10 दिनों के बाद आप 10 दिन में 1 बार पढ़ रहे हैं। 10 दिन में 1 बार पढ़ रहे हैं। फिर 20 दिन में, फिर 1 महीने में क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि मैंने इनफ पढ़ लिया है। मैंने बहुत पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम मैं बात करता हूँ 95% स्टूडेंट्स की, 95% स्टूडेंट्स की जो ऐसा करते हैं। टाइम टेबल बनाएँगे, कुछ दिन तक उसको फॉलो करते हैं, देन आफ्टर दैट दे आर अवॉइडिंग देयर टाइम टेबल। कभी फॉलो नहीं कर पाते। सेकंड थिंग क्या होती है, एक बार बच्चा पढ़ लेता है, एक बार बच्चा पढ़ लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, अवॉइड करना शुरू कर देता है, चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देता है। रिवीज़न नहीं करता है बिल्कुल भी। कंसिस्टेंसी के साथ-साथ ही आपको रिवीज़न मस्ट होना चाहिए। आपको रिवीज़न करते रहना है, रिवीज़न करते रहें। इस तरह से अपना टाइम्स जो भी आपका स्लैब है, जो भी आपकी स्टडीज़ है, उसको इस तरह से सेट करना है कि आप एक इंटरवल पे, एक पैरेलल इंटरवल पे क्या करें, उस पार्ट का, उस सब्जेक्ट का, उस सब टॉपिक का जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं, उसको आप रिवाइज़ भी करते हैं। क्योंकि बिना रिवीज़न के आपने कितना भी अच्छा पढ़ा हो, आप भूल जाएँगे। यू हैव टू ब्रश अप, यू हैव टू ब्रश अप योरसेल्फ। एंड लास्ट थिंग फॉर द सक्सेस, बीइंग सक्सेस इज़ हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट। देखो भाई दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक हार्ड वर्क करते हैं और एक स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क करने वाले आगे चले जाते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, ऑडी में घूमते हैं, लेकिन हार्ड वर्क वाला है, उसके पास एक साइकिल भी नहीं होती है, इसके पास एक साइकिल भी नहीं होती। भाई हार्ड वर्क करने वाला कौन होता है? वो लेबर, वो डेली लेबर, डेली वेजेस पे काम करने वाला लेबर, वो मिडिल क्लास, लोअर लोअर क्लास व्यक्ति जो होता है, वो होता है हार्ड वर्किंग। गधा भी हार्ड वर्क करता है, गधा हार्ड वर्क करता है, फुल हार्ड वर्क करता है, लेकिन क्या है, डंडे भी उसी को पड़ते हैं। तो आपको हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाना है, आपको स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है। सिलेबस हमारा इतना बड़ा है, हमारा सिलेबस इतना बड़ा है। अगर आपने इसमें से इतना भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, 20 टू 30% भी आपने पिक कर लिया, तो आपका सिलेक्शन निर्धारित है। आपको 70% को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 30% अच्छे से पढ़ लिया। और ये जो 30% है, ये 60% से ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। ये 60% से ज़्यादा मार्क्स कैरी, तो करना क्या है? स्मार्ट वर्क करना है, कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा आपको इन दिस वीडियो अहेड। आगे चलें, स्मार्ट वर्क कहता है स्पेसिफिक, मेज़रेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेज़रेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। आपके ये 5 सिद्धांत होने चाहिए। पहला स्पेसिफिक, भई आपको वो टॉपिक उठाने हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक उठाने हैं जो लास्ट 5 साल से 6 साल से कंटीन्यूअस किसी एक टॉपिक से, किसी एक मुद्दे से कंटीन्यूअस सवाल पूछता जा रहा है, उस स्पेसिफिक टाइम। मीज़रेबल आपको उसमें ये भी चेक करना है कि भई कोई स्पेसिफिक हमारा टॉपिक है, मान लीजिए प्रेसिडेंट, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, प्रेसिडेंट से सवाल ज़रूर मिलेगा, चाहे वो यूपीएससी, सीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, प्रेसिडेंट से सवाल हमारे पॉलिटी के अंदर ज़रूर पूछे जाएँगे। विटामिन से सवाल ज़रूर पूछे जाएँगे, विटामिन से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की। आपकी डिज़ीज़ से, ह्यूमन डिज़ीज़ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, बायोलॉजी की बात करूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी क्या है? पता चल रहा है कि आप 2 घंटे एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन उसमें से 1 पूछा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं दूसरा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं 1 घंटे और वो कैरी करता है 4 क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ बेटर?
बेटर इज टू गो विद दिस, नॉट फॉर दिस। तो आपको वो चीज है अटेनेबिलिटी। अटेनेबिलिटी भाई, आपकी जो अटेंशन होनी चाहिए, आपकी जो अटेंशन होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए? रियलिस्टिक थिंग्स पे होनी चाहिए। रियलिस्टिक यानी कि आपको पिछले लास्ट 5 इयर्स, लाइव लास्ट 5 इयर्स के जो पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आप चेक करें। उनमें से टॉपिक्स को देखते जाएं कि भाई एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के अंदर इन इन टॉपिक से क्वेश्चंस लगातार कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं। और टाइमली, टाइम का मैनेजमेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपके टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि भाई मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है और आप मैथ्स के ऊपर 4 घंटे पर डे दे रहे हैं, 4 आवर्स दे रहे हैं मैथ्स को, तो भाई इंग्लिश को भी आप 2 घंटे देंगे ही देंगे, कम से कम देंगे। बाकी जीएस कहाँ चली गई? 6 घंटे अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश को ही दे दिया, तो कम से कम 6 घंटे तो आपको जीएस को अकेले देने पड़ेंगे, और इसमें से भी 1 से 1.5 घंटा पर डे आपको करंट अफेयर्स को देना पड़ेगा। तो इन सब बातों को आगे वन बाय वन मैं आपको बताता चलता हूँ, समझाता चलता हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहली चीज क्या है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी विद टॉपिक्स टू रीड। क्या होता है? हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है, मेरे साथ भी होता था, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है बच्चे। कंसिस्टेंसी भंग होती है, हमारी निरंतरता जो है भंग हो जाती है, डिस्ट्रक्शन आ जाता है। भाई एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने जीएस में मान लीजिए हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को हमने लगातार 15 दिनों तक पढ़ा और हमें लगता है कि ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, तो हमारे हवाइयां उड़ जाती हैं। हमने क्या किया, शुरू के 1 से 2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन फिर हमें पता चलता है जो हमारा एग्जाम है दिसंबर में है या नवंबर या दिसंबर में होना है। हमने फॉर्म फिल किया मई में फॉर्म फिल किया, जून और जुलाई में हमने खूब अच्छे से मेहनत करी, जून कंप्लीट मेहनत करी और जुलाई के भी हाफ मंथ तक हमने 15 डेज तक खूब अच्छे से प्रिपरेशन से। लेकिन उस 15 जुलाई के बाद क्या हुआ? हमारी कंसिस्टेंसी भंग हो गई, हमारे कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन हो गई। फिर अचानक से अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है कि 14th ऑफ नवंबर को सीडीएस 2 का एग्जाम होना है, सीडीएस 2 का एग्जाम। अब हमारे हाथ और पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, हमारा मस्तिष्क और हमारा दिल काम करना बंद कर देता है कि अब आखिर क्या करें, व्हाट टू डू राइट नाउ। आई एम ब्लैंक, आई एम टोटली ब्लैंक। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ऐसी कंडीशन आ जाती है। बच्चा फिर वो 1 महीना या 25 दिन या 20 दिन जो भी टाइम बचता है, 30 डेज़ का जो टाइम बचता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी कन्फ्यूज़न में घूमता रहता है कि मैं क्या पढ़ूँ? मैं टाटा मैकग्रा-हिल पढ़ूँ, मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूँ, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूँ, या मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ, या मैं और कोई पुस्तक पढ़ूँ, या मैं करंट अफ़ेयर्स के लिए वेरियस जो दृष्टि या कोई भी और जो करंट अफ़ेयर्स है, या फिर मैं द हिंदू के एक आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इसी में 1 महीना बीत जाता है। और रिटेंशन लो, नो टाइम टेबल प्लान। आपकी जो रिटेंशन है वो लो हो जाती है, टाइम टेबल कुछ भी नहीं, टाइम टेबल कुछ भी नहीं है। भाई पहली चीज, आज अपने दिमाग में अपनी आंखें और कान खोल के इस बात को सुन ले, टाइम टेबल आपको कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। बड़े बड़े चार्ट पेपर्स पे टाइम टेबल लिख के दीवार पे चिपका देने से कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। आप टाइम टेबल बनाए, शॉर्ट टाइम के लिए बनाए। टाइम टेबल हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। कब बनाना है? बिफोर स्लीपिंग, बिफोर गोइंग टू बेड। सोने जाने से ठीक पहले, भाई 10 मिनट पहले, जब आपको लगता है कि अब मुझे नींद आने वाली है, आपको क्या करना है? अपने ब्रेन में अगले दिन का पूरा टाइम टेबल सेट करना है कि आप कब उठेंगे, आप अपने नित्य कर्म करेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, वहां से लौटने के बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, नहाए, सारी चीजें हो गई, आप 8 बजे फ्री हो गए, मॉर्निंग में 8 AM पे आप फ्री हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है? 8 से 10 में आप क्या करेंगे? मैथ्स करेंगे। इसके बाद आपने लिया 20 मिनट का ब्रेक। 10:30 से 10:30 से आपने उठाई इंग्लिश, 10:30 टू 12 आपने करा इंग्लिश को। उसके बाद आप 1 से 2 घंटे का ब्रेक ले, 1 से 2 घंटे का फुल ब्रेक ले।
लंच वंच करें, थोड़ी सी मूवीज वगैरह देखें, कार्टून्स वगैरह देखें, जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद है वो चीजें आप कर रहे हैं। 2 घंटे का टाइम आपके पास पूरा है। इसके बाद 2 बजे से 2 से लेके एक 6 का शेड्यूल बना लें, 4 घंटे का। 2 से 6, 4 घंटे का शेड्यूल। इसमें क्या करना है, आपको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देना है। 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं जीएस के, कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप ले लें जो आपको अच्छे लगते हो। एक उसमें से ले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका जो है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जिस जिस बैकग्राउंड से आप रहे हो, और दूसरा वीकर वीकर सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चले। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ में उठाते हैं। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स पैरेलल हैं। आप अगर हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी ले ले या बायोलॉजी ले ले, या पॉलिटी के साथ में हिस्ट्री ले ले, पॉलिटी के साथ में सॉरी आप इकोनॉमी ले ले, इकोनॉमी ले ले, केमिस्ट्री ले ले या बायोलॉजी, आप उसको पढ़ना शुरू करें। ये टाइम टेबल आपके ब्रेन में बनना चाहिए, आपके ब्रेन में बनना चाहिए। और सुबह आपको कितने बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आई हैव टू आई हैव टू वॉक अप इन द मॉर्निंग एट दिस टाइम। ये टाइम टेबल डेली आपको अपने ब्रेन में सोने से पहले अलार्म की तरह सेट करके सोना है। आप ध्यान रखना, जिस दिन से आपने इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दिया, आपका हर एक रूटीन फॉलो होगा। आपका हर एक रूटीन फॉलो होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने करा कल नहीं करा। डेली का आप ये रूटीन बना लें, फिक्स कर लें, और फिर आप देखना ये टाइम टेबल आपका कैसे फॉलो शुरू होगा। अब लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी क्या है? लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी क्या है? प्रिपरेशन फॉर सीडीएस टू 2021, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा बचा नहीं। सबसे पहली चीज, विच टॉपिक्स हैव टू रीड, हाउ टू रीड एंड फ्रॉम वेयर टू रीड। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिमाग में होता है। भाई लास्ट टाइम चल रहा है, इट इज द लास्ट टाइम, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ें। इतनी सारी बुक्स है, इतनी सारी मैगजीन्स है, इतने सारे पब्लिशर्स हैं। कौन सी बुक लें? धनकर लें, अरिहंत लें, किरण लें, या कौन सी बुक लें भाई? क्या करें, कहाँ जाएं? कुछ समझ भी नहीं आता। और क्या कौन सा टॉपिक पढ़े? तो उन सब की समस्या का समाधान मैं आज आपको करने वाला हूँ। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहली चीज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको जरूर एनालिसिस करना है, जरूर एनालाइज करना है कि कौन कौन से। मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस इसके अंदर दिया हुआ है, शॉर्ट एनालिसिस इस वीडियो के अंदर आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। फिर आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, एक स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि आपको किस रास्ते से जाना, इस रास्ते से जाना, इस रास्ते से जाना, या सीधा जाना है। कौन सा रास्ता आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है, इतना वास्ट है कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट 1 महीने में करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। भाई आप रोबोट तो है नहीं, आप चिट्टी तो है नहीं, आप चिट्टी तो है नहीं कि आपने बुक देखी और सब कुछ आपके दिमाग में फीड हो गया। आप रोबोट तो है नहीं, आप एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। तो इंसानों की तरह अगर मैं बात करूं, तो इंसानों के बस की, किसी के बस की भी नहीं है कि यूपीएससी के सीडीएस का एग्जाम 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दे। किसी के हिम्मत नहीं है, कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में ऐसा व्यक्ति। अब बात करेंगे सब्जेक्ट प्लानिंग की। सब्जेक्ट प्लानिंग की, क्या पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो क्या। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, या आप कॉमर्स से हैं। 3 बैकग्राउंड से। तो पहली चीज, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर साइंस में आप पीसीएम के साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में, या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो भी आपके साथ है। पीसीबी है तो आपके लिए तो सबसे सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, और पीसीएम है तब भी आपके पास सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि मैथ तो आपका है ही। मैथ में आपने अगर 40 क्वेश्चंस भी कर लिए, मैथ में अगर आपने 40 क्वेश्चंस भी कर लिए तो इनफ है। 30 to 40 तो एवरेज होता है जो हर एक व्यक्ति कर ही लेता है। अब अगर मैं साइंस की बात करूं, आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आप बायो में बात करें। बायो में विटामिन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजीजेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से, डिजीजेस से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ऐसा मान के चलिए, साइंस में 25 क्वेश्चन अराउंड होते हैं, अराउंड 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। 25 to 30 क्वेश्चन होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 से 18 क्वेश्चन जो होते हैं किसके होते हैं, बायो के होते हैं।
6 से 7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से होते हैं। केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा-सा कम होता है, 5 से 6 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से, ठीक है? अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से कर ली है, तो अगर आपने 10 क्वेश्चन बायो में कर लिए, मैं कहता हूँ 18 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। केमिस्ट्री में से 2 या 3 क्वेश्चन आपने कर लिए और फिजिक्स थोड़ा-सा टफेस्ट होती है। न्यूमेरिकल वगैरह होती है तो उसमें क्या है, आपने 1 से 2 क्वेश्चन भी कर लिए, मैं कहता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन भी कर लिए, तो 10 और 2 12 और 1 13। 13 क्वेश्चन आपके साइंस में आ गए क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है? फिर अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक की, इकोनॉमिक किसके लिए आसान है? कॉमर्स वालों के लिए। 2 फेजेस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या है? ग्राफ्स वगैरह से चलने वाली इकोनॉमी है, ग्राफ्स वगैरह से चलने वाली। तो साइंस और आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे टफ नहीं है। तो आप माइक्रो को बिल्कुल छोड़ दें, माइक्रो को बिल्कुल छोड़ दें। आप किसको पकड़े? मैक्रो को पकड़े जिसके अंदर परियोजनाएँ, योजनाएँ वगैरह सारी पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, आप उनको कवर अप करें। मैक्रो को पढ़े और साथ ही साथ करंट इवेंट्स को, जो करंट इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड उन क्वेश्चंस को पकड़ लें। तो ये कवर अप हो जाएगी। पूरा की पूरी इकोनॉमी को चाटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो पढ़ें, परियोजनाएँ पढ़ लें, वेरियस जो परियोजना योजनाएँ जो प्लानिंग्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो वेरियस प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको ले लें। फिर भाई पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी 18 से 20 क्वेश्चन का वेटेज रखती है। इसको तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, इसको तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। कहाँ-कहाँ से? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, ये 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे हर एक एग्जाम में आप ये मान के चले 5 से 6 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से आने ही आने, पूछे ही पूछे जाने, 100% पूछे जाने। तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, 1 से 2 क्वेश्चन अगर अपने इकोनॉमी में कर लिया तो कितने हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। अब बात आई करंट अफेयर्स की, भाई करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना, अनअकैडमी पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। आप ये लगा लें लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम था सीडीएस 1 का 10 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो है हमारे अनअकैडमी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस फंसे। 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर खंगालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो कोई मैगज़ीन ले सकते हैं। दृष्टि वगैरह की कोई ईयरली मैगज़ीन ले लें, उससे पढ़ लें। ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना अपना किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैप बेस्ड पूछे जाते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, माउंटेन्स की क्रोनोलॉजी, रिवर्स की क्रोनोलॉजी, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। माउंटेन हिल्स, माउंटेन श्रेणियाँ जो पर्वत श्रेणियाँ उनको क्रोनोलॉजी में लगाना। तो अगर आप उनको कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री तीनों के साथ-साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्वेश्चन पूछे जाने लगे। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रख रही है आजकल वो मॉडर्न हिस्ट्री रख रही है। मॉडर्न हिस्ट्री रख रही है और मॉडर्न हिस्ट्री में मेन लीडर्स को पहले पूछा जाता था मेन लीडर्स को, लेकिन आजकल जो पूछा जा रहा है वो क्या है साइड लीडर्स जो हैं, जो साइड लीडर्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप उनको थोड़ा-सा कवर अप कर लें। साइड लीडर्स कौन-कौन से थे, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज़ में जाना है। तो जब आप आर्ट की स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी, भाई हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। 35 टू 40 क्वेश्चन्स, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन। अगर आपने इसमें से आर्ट के स्टूडेंट से 25 क्वेश्चन भी सही कर लिए, 20 से 25 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो आपकी बल्ले-बल्ले है। साइंस में आप बायोलॉजी पकड़ लें, विटामिन्स पढ़ लें, ह्यूमन डिजीज़ पढ़ लें और ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लें, इनफ है। ज्योग्राफी आपको मैंने बताया आर्ट के स्टूडेंट तो ज्योग्राफी आप आराम से कर सकते हैं। इकोनॉमी में क्या करना है बजट से जब बजट वगैरह पढ़ लिया, बजट के बारे में पढ़ लिया, आपने क्या करा मैक्रो इकोनॉमी पढ़ ली, प्लानिंग्स वगैरह पढ़ ली, ये सारी चीज़ें कर ली। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कोई मैगज़ीन ले लें और डेली जो करंट अफेयर्स अनअकैडमी पे चलते रहते हैं उनको आप देखते रहें। आपकी ये करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको बता दूँ देखो भाई करंट अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस ये कितना वेटेज रखते हैं 20 टू 25 इयर्स। लास्ट 5 ईयर की लास्ट 5 ईयर का ये एनालिसिस है। लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस है। बायो की बात करें तो 16 से 18 क्वेश्चन बायोलॉजी से होते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 5 से 6 क्वेश्चन फिजिक्स से। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर 15 से 18 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी के अंदर होते हैं 19 से 18 से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस।
मैक्सिमम 10 क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का सारा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास ये 3 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। भाई इसमें ज्योग्राफी में जो ऐड करना है भूल गया। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो 12 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों। तो इनको आपको तैयार करना है। सभी एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करेंगे आप। अन अकेडमी पर अगर आप आते हैं, सभी स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं, चाहे वो टाटा मैकग्रा हिल हो, स्पेक्ट्रम हो, अ, आपकी लक्ष्मीकांत हो, या वेरियस बुक्स जो भी, जेसी लियोंग वगैरह, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो कवर हो ही रही है। इसके साथ-साथ पीवाईक्यूज़ सारे कंप्लीट पीवाईक्यूज़ कराए जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते हैं और साथ ही साथ आपको ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आलतू-फालतू की कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। नो नीड टू रीडिंग बुक्स एंड मेकिंग नोट्स। आपको किसी भी तरह की फालतू बुक्स पढ़ने का, मेकिंग नोट्स वगैरह करने की कुछ भी जरूरत नहीं। आप क्लासेस रेगुलर लेते रहें, रेगुलर क्लासेस पे आएँ और जो भी हमारी क्लासेस चल रही है उनको देखें और साथ ही साथ रिलेवेंट करंट अफेयर्स को आप कवर अप करते रहें। ये सारी चीजें अगर आप करते रहेंगे तो आपका सीडीएस का एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं, एक क्वेश्चन नंबर ये क्या है, ये एफकैट में आया हुआ एक क्वेश्चन है। एफकैट के उस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है, स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्टैंड द बॉन्ड बिटवीन ऑल द स्टेट रीजन्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा। तो क्या हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन वही सीडीएस में अगर मैं बात करूं, सीडीएस में क्या करता है, यहां पे आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, बहुत ही गहरी कंप्लीट नॉलेज चाहिए आपको। एक एक स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। इट इज ए प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर द रूरल गर्ल्स। इट एम्स टू कन्वर्ट इंडियाज डेमोग्राफिक सरप्लस इनटू ए डेमोग्राफिक। इट द स्कीम एम्स टू बेनिफिट मोर देन 55 मिलियन पुअर। यानी कि आपको आंकड़े भी क्लियर पता होने चाहिए, आपको नंबर भी क्लियरली पता होना चाहिए क्या है। तो सीडीएस क्या करता है, सीडीएस भाई वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन। यूपीएससी का जो सीडीएस एग्जाम है, या एनडीए ले लो या यूपीएससी सीएससी ले लो, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उसको, खासकर करंट अफेयर्स में। वो सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेगी, अन अकेडमी से मिलती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको समराइज़ करने में, अपने वीडियोज़ को देखने में, अपनी क्लास को देखने पे, आपके एग्ज़ाम को समझने में। और जो-जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ आपको बताई है, पहली चीज़ आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रिवीज़न आप हमेशा करते रहिए, टाइम टेबल हमेशा अपने ब्रेन में बनाइए अगले दिन का। 1 महीने, 1 साल या 1-2 साल का नहीं बनाना है। पर डे का टाइम टेबल रात को सोने से ठीक 10 मिनट पहले आपके ब्रेन में होना चाहिए और अगले दिन वो फ़ॉलो भी होना चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप 6 से 7 घंटे भी पर डे पढ़ रहे हैं, 6 से 7 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से अभी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और आप बन सकते हैं लेफ्टिनेंट, अपनी वर्दी पा सकते हैं। सो गाइज़ बस इतना ही कहना चाहूँगा, काफ़ी कुछ कह दिया है मैंने, इसके बाद और कुछ बचता नहीं है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, बात समझ में आई हो, अपने क्वेश्चन्स, अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन्स है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके अपने क्वेश्चन्स को डाल सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन्स का आंसर दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और क्लास अच्छी लगेगी तो, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने सभी ग्रुप से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी डिफेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम में जाना चाहते हैं। आप हमारे बेल आइकन को भी हिट करना ताकि आने वाली सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन लगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ईश्वर आप सभी लोगों को कामयाबी दे, आप सभी लोग एग्जाम को क्रैक करें और सदा हंसते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।